Hello friends, good morning and I welcome you all सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आज हमारी थर्ड क्लास है, ये चलेगी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो आज हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के 100 MCQ सॉल्व करेंगे। कल हमने ऑलरेडी SFT BMD का किया है, उससे पहले हमने पॉइजन रेशियो का किए हैं, उनकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गेट में आया वो सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। A cantilever beam of span L subjected to a uniformly distributed load per unit resistance on a rigid prop at its tip of the cantilever। तो ये propped cantilever है। The magnitude of the reaction at the prop is। इसका डायरेक्ट आंसर भी लोगों को याद रहता है, लेकिन हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। ठीक है, ईएस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ये ईएस में भी बहुत आ चुका है, गेट में भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है, एसएससी में भी रिपीट हो चुका है। इसका आंसर वैसे सी होने वाला है। हम इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि ये कैसे जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसमें हमें क्या पूछा गया है कि एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ये एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर में फ्री एंड पे लगा होता है रोलर, और इस पे जा रहा है हमारा एक यूडीएल, यानी कि एक दीवार बनी हुई है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम पे, प्रैक्टिकल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो। अब ये कैसे होगा, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, रिएक्शन एट बी पता करना है, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब रिएक्शन एट बी पता करना है, यानी कि रिएक्शन निकालने के लिए डिफ्लेक्शन को ज़ीरो कर देते हैं। तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, अब डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम कितना होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में जो यूडीएल लगता है। अब डिफ्लेक्शन ऑफ अ यूडीएल, यूडीएल कितना होता है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल, तो वो होता है डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कितना आता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है W L⁴ बाय 8EI। ये हमारा होता है यूडीएल की वजह से। वही अगर हम दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, वही एक हमारा एक सिंपली सपोर्टेड की बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा है। ठीक है, इसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो इसको आप एज अ एक यूडीएल ड्रॉ कर सकते हो, प्लस एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर सकते हो, जिसकी साइड में एक पॉइंट लोड लगा है ऊपर की तरफ। बस साइन इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये मैटर करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन से आया है। अभी हमने पहला इसका क्या निकाला, अभी हमने पहले वाले का निकाला है डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल। अब हम दूसरा निकालेंगे डिफ्लेक्शन ड्यू टू हमारा पॉइंट लोड कितना होता है। इसके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे। एक टेबल टाइप की होती है, ठीक है, उसमें करीबन 10 केसेस हैं, आपको वो सारे केसेस बाय हार्ट याद होने चाहिए। यूडीएल में सारा फॉर्मूलों का ही खेल है, कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत एसएफटी बीएमडी के कॉन्सेप्ट लगे हैं, बाकी इसके अलावा नहीं है ना। डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड आपका होता है WL⁴/3EI। को यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हमें डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पूछा गया है, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, इसको और इसको माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो WL⁴/8EI माइनस WL⁴/3EI। जब आप इसमें प्लस माइनस करोगे तो इसका आंसर क्या आना है, रिएक्शन आनी है 3/8
WL। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं बता देना चाहता हूँ, दिस इज द मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन एनी इंजीनियरिंग एग्जाम्स। तो अगर इसका मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसका आंसर डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, क्योंकि कोई इतना लगाने नहीं बैठेगा एग्ज़ाम में। अगर ये क्वेश्चन आता है इस कॉन्सेप्ट से तो आप इस आंसर को डायरेक्ट याद कर सकते हो, वरना वैसे आपकी मर्जी है। तो इसका आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या था? आप कैंटिलीवर बीम, ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये भी है। ये क्वेश्चन है, ये भी गेट में आया क्वेश्चन है। 1997 में ये क्वेश्चन आया है। पुराने क्वेश्चंस अक्सर रिपीट हो जाते हैं। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल, एक कैंटिलीवर बीम दी गई है स्पैन एल की। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल इज लोडेड विद अ concentrated लोड P at the free end. Deflection at the beam ऑफ द बीम एट द फ्री एंड। फ्री एंड में डिफ्लेक्शन पूछा गया है। केस क्या दिया गया है? हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ये एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। स्पैन इसका एल है। ये सब्जेक्टेड भी है कॉन्सेंट्रेटेड लोड पी। इस पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड पी लगा है एट इट्स फ्री एंड। डिफ्लेक्शन पूछा गया है एट द कॉन्सेंट्रेटेड लोड। अभी तो हमने पिछले केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में के से ही क्वेश्चन किया है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं। तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? PL³/3EI, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। आप अगर चाहो तो मैं एक बार आपको टेबल बनवा देता हूँ सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। जितने भी केसेस होते हैं उसका जो मैक्सिमम केसेस होते हैं उसकी मैं टेबल बनवा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास होता है, वो एक SS होता है। फर्स्ट केस सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम में एक पॉइंट लोड लगा होता है। इसका अगर हम स्लोप की बात कर लें तो इसका जो स्लोप होएगा वो होता है WL²/16EI। वहीं अगर इसके डिफ्लेक्शन की बात कर लें तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है? WL³/48EI। फिर वहीं अगर हम दूसरे केस की बात कर लेते हैं, सेकंड केस की, तो इसमें सेकंड केस सेम एक SS दी गई है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम दी गई है, ये फिक्स्ड हो गई। इसको सिंपली सपोर्टेड बना लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पे भी एक यूडीएल, इस पे अब एक यूडीएल लगा हुआ है। पॉइंट लोड की जगह एक यूडीएल लगा हुआ है। तो इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप हो जाएगा WL³/24EI। इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? डिफ्लेक्शन हो जाएगा 5/384 WL⁴/EI। तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम थर्ड केस की बात कर लें, इसमें जो थर्ड केस बनता है तो वो हमारा थर्ड केस बनता है, ये एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ से फिक्स है। ये एक कैंटिलीवर बीम में एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। इसके अगर हम स्लोप की बात कर लें तो इसका स्लोप होता है WL²/2EI। सॉरी, ये 24EI होगा। हाँ, वही मेरे को इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो गलत आएगा ये। 24EI। अब अगर इसकी बात कर लें तो ये WL/2EI। और इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है? इसका डिफ्लेक्शन होता है हमारे पास WL³/3EI।
अब अगर हम फोर्थ केस की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो इसमें फोर्थ केस बनता है वो भी सेम ऐसे ही है। इसमें एक भी एक कैंटिलीवर बीम है, लेकिन इसमें अब इसमें आपका पॉइंट लोड की जगह यूडीएल लग गया है। ठीक है, यूडीएल लग गया है डब्लू का। डब्लू जो है वो वेट है, मतलब लोड है, ठीक है। डब्लू डब्लू इसमें लोड है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब कौन सा हमारा केस है, हाँ ये वाला है। अब इसके हम स्लोप की बात अगर कर लेते हैं कि अगर कैंटिलीवर बीम पे, अगर एक कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लगा है तो उसका जो स्लोप होता है वो WL³/6EI होता है। नहीं, उसका डिफ्लेक्शन की बात कर लें तो इसका डिफ्लेक्शन होता है WL⁴/8EI। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 4 केस हो गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वहीं पे अगर एक हमारा कैंटिलीवर बीम है, उससे बस एक मूवमेंट लगा है m का, ठीक है, ना कोई स्लोप है ना डिफ्लेक्शन, ना कोई यूडीएल है ना कोई यूवीएल है, बस एक मूवमेंट लगा है। तो जो इसका स्लोप होगा, वो इसका स्लोप कितना होगा ml/EI। और वही इसका डिफ्लेक्शन कितना आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा ml²/2EI। ठीक है, वही अगर हम नेक्स्ट केस की इसकी बात कर लेते हैं तो वहीं पे एक अगेन कैंटिलीवर बीम है, लेकिन इस बार एंड पे नहीं मूवमेंट की बजाय मिड पे एम का एक मूवमेंट लगा है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा 3/4 ml/EI। और अगर वहीं पे हम अगर बात कर लेते हैं इसकी डिफ्लेक्शन की, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, इसका डिफ्लेक्शन होगा 15/32 ml/EI। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 5 है, ये 6 है। अब हम बात कर लेते हैं अगला, जो हमारा केस नंबर 7 है। ज़्यादा केसेस नहीं, अब इस पे मान लीजिए कोई हमारी ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, इस पे एक हमारा यूवीएल लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि सीढ़ी टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, तो इसके अगर हम स्लोप की बात कर लेते हैं तो इसका स्लोप होगा WL³/24EI। और इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, डिफ्लेक्शन होगा WL⁴/30EI। ठीक है, अब अगर हम अगले केस की बात करें तो एक फिक्स्ड बीम है हमारे पास, फिक्स्ड बीम है, इस पे अगर एक डब्लू का लोड लगा हुआ है तो इसमें इसका थीटा होगा, यानी कि स्लोप होगा WL/8। वहीं WL/8 WL/8, और वहीं इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसका डिफ्लेक्शन होगा WL²/384EI। तो ये हमारी एक टेबल है 2 पेजेस की, ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। पहला ये हो गया आपका, ठीक है, दूसरा, पहला ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया। ये 7-8 फॉर्मूले हैं, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। इनको याद कैसे करें, तो इनको एक पेपर पे लिख लीजिए, एक टेबल बना के, ऐसे ही जैसे मैंने टेबल बनाई है ऐसे ही इनको टेबल बना के आप लिख लीजिए। और टेबल बनाने के बाद इसे अपने कहीं भी रूम में या वॉल पे लगा दीजिए, उस पेपर को जहाँ पे सबसे ज़्यादा देखते हो, और उसी को आप जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे ही याद होती हैं,
इनकी और कोई ट्रिक नहीं है और ये आपको याद होना चाहिए। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में से बस इन्हीं फॉर्मूलों पे सवाल आने हैं, इसके अलावा और कहीं बाहर से कोई कुछ और क्वेश्चन नहीं आता है। थोड़े बहुत एक आध कॉन्सेप्ट हैं तो बस वो एक ही याद है, मिनिमम है। अब हम इन्हीं दो फॉर्मूलों के टेबलों के दम पे आज के अपने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने आपको भी क्या बताया, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल इज सब्जेक्टेड विद अ concentrated लोड P at the free end, डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम एट द एंड। तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, एक बार टेबल पे चलते हैं, टेबल को चल के देख लेते हैं कि हमारा किस टेबल से ये मैच कर रहा है। तो ये हमारी टेबल हो गई। मैंने आपसे क्या बताया था कि देखिए एक कैंटिलीवर बीम है, उसके फ्री एंड पे एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, WL³/3I, ये हमारा है इसमें। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहीं से मैच कर लेंगे। तो देखो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। सी वाला क्या है, WL³/3EI। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अच्छा अगर पिछली वीडियोस में कोई दिक्कत है तो एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। अब पता नहीं व्यूज़ के हिसाब से तो आप लोग देखते भी हो कि नहीं देखते हो, लेकिन अच्छी चीज़ है, अगर तैयारी नहीं की है तो एक बार देखना चाहिए आप लोगों को, आपके काफ़ी हेल्पफुल आएगा। अब देखो ये भी गेट का सवाल है, ठीक है। अ कैंटिलीवर बीम इज शोन इन द फिगर, the moment to be applied at the free end for zero vertical deflection at a point। तो किसी को अंदाजा है ये वाला कैसे होगा, ठीक है। तो ये वाला कैसे होगा, अकेंटी, ये कब का आया है, ये क्वेश्चन आया है 1908 का, 1908 का ये क्वेश्चन आया है। अब इसमें कैंटिलीवर बीम है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक पॉइंट लोड लगा है 9 का, उसके साथ साथ एक मोमेंट भी लगा है, ठीक है। पॉइंट लोड करने इन द फिगर, shown in the figure, the movement to be applied at the free end of the vertical deflection। अच्छा मूवमेंट पूछा गया है, फ्री एंड पे मूवमेंट पूछा गया है डिफ्लेक्शन के लिए, तो इसका मूवमेंट पता करना है। तो ये भी थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन होना है। अब इसमें हमारे पास पूछा गया, ये लोड दिया गया, इसमें पता है मूवमेंट कैसे होगा, तो बता देना चाहता हूँ इसका जो मूवमेंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि एक बार ये अगर नीचे गिरेगा तो जो इसका डिफ्लेक्शन बनेगा, जो इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर पॉइंट लोड लगेगा तो उसको नीचे ना गिरने के लिए इस पे एक एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट लगाना पड़ेगा, इसीलिए जब हम एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट लगाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पे एक, नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ मैं उल्टा बोल गया। इस पे एक क्या लगाना पड़ेगा, इस पे एक एंटी क्लॉकवाइज, इस पे एक क्लॉकवाइज का मूवमेंट लगाना पड़ेगा, और जब हम इस पे क्लॉकवाइज का मूवमेंट लगाएंगे तो उसकी रिएक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस पे कार्य से जो मूवमेंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, शुरू से समझा देता हूँ, थोड़ा स्टार्टिंग में गलत हो गया। जो हमारी एक ये बीम है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, इसके फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लगा है 9 किलो न्यूटन का। अब इसका हमें मूवमेंट पूछा गया है कि इसे बैलेंस करने के लिए कितना मूवमेंट चाहिए होगा, क्लॉकवाइज चाहिए होगा कि एंटी क्लॉकवाइज चाहिए होगा। तो जो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप होएगी, जब ये लोड नीचे की तरफ लगेगा तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसे बनेगी, और जब ये ऐसे बनेगी तो इसे रोकने के लिए यहाँ पे एक क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए होगा ताकि ये नीचे ना गिरे। अब हम ये जो, और ये मूवमेंट यहाँ पे कौन लगाएगा, तो जो सपोर्ट है ये यहाँ पे मूवमेंट लगाएगा ताकि ये जो इसकी जो ये बीम है, कैंटिलीवर बीम है, ये नीचे ना गिरे। अब ये नीचे नहीं गिरेगी तो जब ये मूवमेंट लगाएगा क्लॉकवाइज तो इसे रोकने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, और हमें ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही पता करना है।
तो अब हम पता कर लेते हैं कि कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन भी थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन होना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हम पता कर लेते हैं, ये भी थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन होना है। तो इसमें भी हमारे दो केसेस बन रहे हैं, एक हमारा बन रहा है पॉइंट लोड का, एक तो हमारा हो गया पॉइंट लोड का। ये गलत बन जाता है, एक ये हमारा हो गया पॉइंट लोड, इस पे 9 का पॉइंट लोड लगा है, उसमें प्लस कर देंगे क्या, प्लस एक मोमेंट, एक ही हमारा इसमें एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट लग गया। हमें ये मूवमेंट ही पता करना है। स्पैन कितनी दी गई है, स्पैन 2 मीटर दी गई है। अब मूवमेंट पता कर लेंगे, तो मूवमेंट कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें दोनों का डिफ्लेक्शन में से एक दूसरे को माइनस कर देना होगा। नाउ डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड कितना होता है, तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड होता है हमारा WL क्यूब बाय 3EI। तो डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड, इसमें से हम क्या प्लस कर देंगे, इसमें से हम प्लस कर देंगे, इसमें से हम प्लस कर देंगे मूवमेंट वाला। तो कैंटिलीवर बीम पे बस जिसमें मूवमेंट लगा होता है उसका कितना डिफ्लेक्शन होता है, तो एक बार टेबल से देख लेंगे। ये मैंने कहा था आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारी टेबल रही। तो ये देखो डिफ्लेक्शन ड्यू टू मूवमेंट है, पॉइंट लोड वाला केस। हाँ ये रहा पॉइंट लोड, इसमें जब लगा है तो पॉइंट लोड कितना लगेगा, बस मूवमेंट, मूवमेंट में डिफ्लेक्शन कितना आता है ml² बाय 2EI, बस एक मूवमेंट लगा है तो हम मूवमेंट भी लगा देंगे, माइनस ml² बाय 2EI। तो माइनस ml² बाय 2EI। m क्या है, मूवमेंट है। यहाँ पे जब हम वैल्यू धर देंगे, ठीक है, सबकी वैल्यू धर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आना है वो क्या आना है, वो आंसर आना है 2m/EI, ठीक है, ये इसका आंसर आना है। तो हम फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर होना है ml² बाय 2EI होना है, और m की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 12। अब मैंने आपको क्या बताया कि इस मूवमेंट कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका यानी कि आंसर D हो जाएगा, D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ना ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से, पहले तो सीधा कर लेते हैं। The slope of elastic curve freed at cantilever beam of span L with the flexure rigidity EI is subjected to a uniformly distributed। तो इसमें हमें स्लोप पूछा गया है, ठीक है, इसमें हमें स्लोप, द स्लोप ऑफ अ इलास्टिक कर्व एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। तो एक कैंटिलीवर बीम दी गई है, स्पैन एल दे रखा है, विद द फ्लेक्सिबल रिजिडिटी ई आई सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसमें एक यूडीएल लगा है, ठीक है, और हमें उसका स्लोप यानी कि थीटा पूछा गया है। तो बहुत आसान है, टेबल में देख लेते हैं, और ये भी हमारा गेट का सवाल है, ठीक है, टेबल में देख लेते हैं। तो ये हमारी टेबल है और ये हमारा है। अब इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा, टेबल कहाँ गई, हाँ, इसमें पूछा गया है एक यूडीएल है, यूडीएल में स्लोप कितना होगा, तो WL³ बाय 6EI इसका आंसर होना चाहिए। तो WL³ बाय, हाँ देखो, WL³ बाय 6EI, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बस कुछ नहीं, हमें फॉर्मूले से, इस टेबल से सारे फॉर्मूले मिला लेने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलों पे ही क्वेश्चन आ जाता है, और ये यूपीपीएससी में इस पर आने की पूरी उम्मीद है, डायरेक्ट क्वेश्चनों पे फॉर्मूला, क्योंकि बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं याद होता है और उसी पे क्वेश्चन आता है। तो आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं अगर आपको
सारे फॉर्मूले इसके याद है, और इतने मुश्किल भी फॉर्मूले नहीं, सच बताऊं तो याद हो जाते हैं। अगेन ये भी हमारा गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शोन इन द फिगर, द रिएक्शन एट द सपोर्ट बी। ये मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये भी प्रिंसिपल ऑफ थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन होना है। इसमें एक बार एक वो लगा देंगे, इसमें एक बार एक का यूडीएल में लगा देंगे, माइनस इसमें से क्या कर देंगे, माइनस इसमें से पॉइंट लोड कर देंगे, ये भी कर देना है। इसका आंसर क्या आना है, इसका आंसर 3/8 WL B आ जाना है। एक बार पहले भी पीछे सॉल्व करवा चुका हूँ, मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो मेरी मानो तो इसे डायरेक्ट याद कर लो। मैंने भी याद कर रखा है, और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्होंने याद ही कर रखा है, ठीक है। तो अगर अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। Now, two prismatic beams having the same flexural rigidity of 100 Newton shown in the figure below. दो बीम्स दी गई हैं, ठीक है, एक इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल है, और एक सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब देखो, अब अगर ध्यान से देखो तो हमें इनका पूछा गया कि किस में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, किस में डिफ्लेक्शन कम होगा। तो दोनों का डिफ्लेक्शन पता कर लेते हैं। इसका डिफ्लेक्शन क्या होना है, ठीक है, इसका जो डिफ्लेक्शन है, इसका डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल के थ्रू डिफ्लेक्शन क्या आता है, ये आता है 5/384 WL की पावर 4 अपॉन EI। और वहीं डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड कितना आता है, तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड आता है WL³/48 EI। अब इसमें से पूछा गया कि किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, किसका डिफ्लेक्शन कम है, तो ये बताना है, ठीक है। तो एक बार जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसका डिफ्लेक्शन कम है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इसका आंसर ए होना है। पहले का डिफ्लेक्शन इतना होता है, जो वैल्यू धर देंगे इसमें, एल की वैल्यू धर देंगे। इसको एक बार सॉल्व भी कर देते हैं अच्छे से आपके लिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले हमें डिफ्लेक्शन दिया गया है एक पॉइंट लोड पे, ठीक है। पहले तो एक कैंटिलीवर बी में, सॉरी कैंटिलीवर नहीं, एक SSP में, सिंपली सपोर्टेड बीम में, ठीक है। फिर दूसरी केस में हमारी एक दूसरी भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे एक पॉइंट लोड पता किया, इसका डिफ्लेक्शन पता करना है। इसका डिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका डिफ्लेक्शन होता है 5/384 अपॉन 5/384 अपॉन WL टू द पावर 4 अपॉन EI। और वही यहीं पे इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है, तो WL³/48 EI। अब दोनों में इसकी जो वैल्यू धर लेंगे, पूरे जो क्वेश्चन की वैल्यू धर लेंगे, हमें क्वेश्चन की वैल्यू कितनी दी गई है, तो जो लोड है वो 6 का लगा है, इस पे 120 का लगा है, और दोनों की स्पैन भी अलग है। तो जब हम वैल्यू धर देंगे तो इसका आंसर जो आ जाना है, तो हमें पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन दोनों का सेम आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन 1 इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन 2, यानी कि डिफ्लेक्शन 1 इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन 2। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू आप खुद धर लेना, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ इतनी, ठीक है, आप लोग कर लेना, तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे 6 W पे 6 रख देना, ठीक है, और 4 और L की जगह 4 रख देना। EI से EI कैंसिल हो जाएगा, EI की ज़रूरत, अच्छा EI भी दिया गया है, ठीक है, EI कितना दिया गया है, ये 1000 दिया गया है, यहाँ पे 1000 रख लेना, ठीक है। अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं, तो नीचे में W की जगह 120 रख लेना, L की जगह लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ इसकी टोटल लेंथ 2 मीटर दी गई है, तो ये 2 हो जाएगी, इसका भी EI 1000 हो जाएगा, तो ये 48 इंटू 1000 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका ये आंसर आ जाना है, ये देखो, ये 2017 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, गेट में। और कहने को कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स का आया है। लोग पता नहीं क्यों भागते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से। तो ये भी हमारा हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज ईएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। गेट के क्वेश्चन सवाल खत्म हो गए। ईएस में काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं इसको लेके। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ी गर्मी लग रही है, पंखा चला देते हैं। पता नहीं जुकाम हो गया है आज सुबह से, होना तो नहीं चाहिए था। एक तो ऊपर से इतना कोरोना टरोना है, ऊपर से ये जुकाम भी हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन क्या दिया दे रखा है। अ कैंटिलीवर बीम, एक कैंटिलीवर बीम है। अ कैंटिलीवर बीम 3 मीटर लॉन्ग, अ कैंटिलीवर बीम 3 अ कैंटिलीवर बीम 3 मीटर लॉन्ग। एक कैंटिलीवर बीम दी गई है 3 मीटर लॉन्ग विद अ यूडीएल, कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, ओवर इट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स एंटायर स्पैन, द स्लोप एट द फ्री एंड इज 1 डिग्री, देन द डिफ्लेक्शन। अच्छा, स्लोप दिया गया है, डिफ्लेक्शन पता करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो पहले तो बना लेते हैं, ये एक हमारी कैंटिलीवर बीम हो गई। ये एक हमारी कैंटिलीवर बीम हो गई। इसकी लेंथ 3 मीटर दी गई है, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है एंटायर स्पैन। और जो इसका स्लोप यानी कि जो थीटा थीटा दिया गया है, थीटा दिया गया है 1 डिग्री, और इसका डिफ्लेक्शन पता करना है। तो ये कैसे होगा? किसी को कोई भी आइडिया है कि ये सवाल कैसे होगा? किसी को अगर आइडिया है ये सवाल कैसे होगा? तो देखो, पहले एक रिलेशन बता देता हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बहुत बार ईएस पे इसी रिलेशन पे सवाल रिपीट हुए हैं, तो ये रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो रिलेशन आया कहाँ से, तो देखो, थीटा कितना होता है हमारे पास? थीटा होता है WL³/6EI। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप हो जाएगा। और वहीं डिफ्लेक्शन कितना होता है? डिफ्लेक्शन होता है WL⁴/8EI। जब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, जब हम इसी को एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो एक रिलेशन आ जाता है, ईटा बाय थीटा, डिफ्लेक्शन अपॉन थीटा इक्वल्स टू 6L/8। ये एक रिलेशन आ जाता है आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पे ईएस पे बहुत बार सवाल रिपीट हुए हैं, इसमें भी होने की संभावना है। तो आपको ये वाला याद होना चाहिए, ये रिलेशन। अब इसमें हम कुछ नहीं, हमें इसमें क्या पूछा गया, हमें इसमें डिफ्लेक्शन पूछा गया, तो डिफ्लेक्शन ले लेंगे। डिफ्लेक्शन के लिए 6L/8 इंटू थीटा हो जाएगा। अब वैल्यू धर देंगे, तो 6 × 3000/8 और इंटू स्लोप। स्लोप कितना दिया गया? स्लोप दिया गया है 1 डिग्री। 1 डिग्री को कन्वर्ट करके लिखते हैं तो π/180 आता है पाई के टर्म्स में। ठीक है, ये पढ़ा होगा अपने 12th क्लास में। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे कट्टा पिट्टी मचा के। तो इसका आंसर क्या आना है? 39.25। तो ये इसका आंसर आना है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, बी, यानी कि 39.25 इसका आंसर होने वाला है। देखा कितना आसान क्वेश्चन आते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पे। बस सारा फॉर्मूलों का खेल है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बाकी एक जो मैंने अभी जो आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो बकायदा, पूरा दोनों का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन लिख के दोनों को डिवाइड कर दो। बट अगेन उसमें टाइम वेस्ट होना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको याद कर लो। अब अगर हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे,
तो ये भी है, इफ द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बीम इज 15 मीटर, ठीक है, if the deflection at the free end of a uniformly distributed cantilever beam, ठीक है, डिफ्लेक्शन इसमें, if the deflection of the free end is and the slope of the cantilever beam at the free end is zero, then the length of the span, अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, पिछले वाला ही इसमें यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसपे एक यूडीएल लगा है, ठीक है, हमें इसका स्लोप दिया गया है, हमें इसका डिफ्लेक्शन दिया गया है। स्लोप कितना दिया गया है, स्लोप दिया गया है इसका यूनिफॉर्मली, इसका इसका जो डिफ्लेक्शन दिया गया है हमें, डिफ्लेक्शन इसका 15 दिया गया है, स्लोप इसका 0.02 दिया गया है और हमें एल पता करना है। तो कुछ नहीं, पिछला वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, पिछला वाला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वही लगाएंगे। तो क्या था, डिफ्लेक्शन अपॉन स्लोप इक्वल्स टू 6/8L। तो 6/8L लगेगा, इसमें भी जब हम यहाँ पे स्लोप की वैल्यू धर देंगे, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.02 अपॉन थीटा कितना आ रहा है, सॉरी 15 है, हाँ, हमारा जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन कितना है, इसमें जो हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है वो डिफ्लेक्शन है 15 अपॉन स्लोप, स्लोप 0.02 है, ठीक है, इक्वल्स टू 3/8 और हमें एल पता की गई है। तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इसमें एल की वैल्यू पता चल जानी है। एल की वैल्यू क्या आ रही है, 1 मीटर आ रही है, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पे, लोग पता नहीं किस बात का हवा बनाए बैठे हैं कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है, हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो देखो कितने आसान है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हिंज सपोर्ट एट इन द रियल बीम, एक हिंज सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, पता बता देता हूँ कि हिंज क्या होती है। हिंज समझ लो, यानी कि आपकी कोहनी, जो आपके हाथ की कोहनी होती है वो भी हिंज होती है, थोड़ा बहुत घूमने देती, पुरानी घूमने देती है। ये एक हमारी बीम हो गई, मान लो यहाँ पे कैंटिलीवर है, तो यहाँ पे एक हिंज गोल सा होता है, इसको हिंज कहते हैं, हिंज सपोर्ट है। अब ये उसका कंजुगेट बीम में इसका नेचर पूछा गया है, तो बिकम्स इंटरनल हिंज इन कंजुगेट बीम, नहीं, चेंज टू अ फ्री सपोर्ट इन कंजुगेट बीम, नहीं, चेंज टू अ फिक्स सपोर्ट, सॉरी नहीं पैदा होता, रिमेन्स एज अ फिक्स्ड सपोर्ट इन अ कंजुगेट बीम, ठीक है। जो हमारा जो हिंज सपोर्ट होता है वो पूरी ही बीम में एज अ हिंज ही रहेगा, इसका जो इसकी जो कंजुगेट बीम बनेगी, आपको पता है कि जब हम इसको कंजुगेट की बीम बनाते हैं किसी भी रियल बीम को, तो इसका पूरा हर चीज़ चेंज हो जाती है। जो इसका फिक्स्ड सपोर्ट है वो रोलर बन जाता है, ये जो कैंटिलीवर है यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है, सिंपली सपोर्ट हो जाता है। लेकिन जो ये इसका ये होता है, हिंज होता है, वो हिंज ही रहता है कंजुगेट बीम में। तो ये पता होना चाहिए, थ्योरी का सवाल है, आ सकते हैं ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी, ये पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक हमारे पास कैंटिलीवर बीम दी गई है, फॉर अ बीम सिस्टम गिवन बिलो द स्लोप एट द एम इज 0 और देन द रेशियो ऑफ टी अपॉन एस। तो टी अपॉन एस का रेशियो हमें यहाँ पे पता करना है। तो रेशियो ये हमारा टी हो गया, ये हमारा एस हो गया। अब पता कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो अब देखो दोनों का हमें क्या पता करना है, फाइंड इफ द स्लोप ऑफ, अच्छा, स्लोप एट द एम इज 0 देन द रेशियो ऑफ टी अपॉन एस। तो ये कुछ नहीं, क्या यहाँ क्या करेंगे, टी इंटू
2L² अपॉन 2EI इंटू SL² अपॉन 2EI। ये कॉन्जुगेट बीम है। इसका स्लोप हमें पता करना है। इसको रियल पेज में ढंग से कर लेते हैं। इसका जो रियल पेज में ढंग से कर लेते हैं। अब हमें स्लोप ऑफ अ कैंटिलीवर बीम पता है कितना होता है, तो वो होता है WL² अपॉन 2EI। ये हमें पता है। अब हमें बस सबकी वैल्यू इधर देनी है और कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे ये कितना लेंगे, L कितना दिया गया है, L2T दिया गया है, तो T इंटू 2L² अपॉन 2EI माइनस माइनस कर लेंगे S इंटू L² अपॉन 2EI। अब देखो T हमारे पास क्वेश्चन में है, ठीक है, T है, ये L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा, यानी कि इस लोड की वजह से, इस लोड की वजह से पूरी बीम पे रिएक्शन कितना आएगा, तो यहाँ से लेंथ हो जाएगी हमारी 2T। फिर इस S की वजह से इस बीम पे यहाँ से सपोर्ट पे लोड कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा L, ठीक है, तो ये L1 प्लस L2, तो कुल मिला के हमें ये क्या देगा, तो एक जगह लेंगे 2L, एक जगह लेंगे सिंगल L, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब दोनों को सॉल्व कर देंगे इसकी वैल्यू रख के, तो जब कट्टा पिट्टी मचा देंगे, तो ये T/S की वैल्यू क्या आ जाएगी, T/S की वैल्यू आ जाएगी 1/4। T/S इक्वल्स टू 1/4। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। सोल्यूशन कर लेना, सोल्यूशन में नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा है वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बाद में एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता है इसको जब कंप्रेस करते हो, इसीलिए वीडियो आपकी लेट हो जाती है। वीडियो बन तो सही सही टाइम पे जाती है, लेकिन उसे कंप्रेस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कल आपको यकीन नहीं होगा, एक वीडियो को कंप्रेस करने में करीबन दो घंटे लग गए, कल की वीडियो। तभी टाइम 1 बजे का डाला था, और डाला था 11 बजे का, और वीडियो अपलोड होती है 1 बजे, तभी मतलब मुझे काफ़ी बुरा लगा था। इसीलिए आज से छोटी वीडियो बनाएंगे, पिक्चर क्वालिटी भी थोड़ी कम ही रखेंगे, 480 पिक्सल्स रखेंगे ताकि जल्दी कंप्रेस हो जाए और छोटी वीडियो बने, वरना आपके फ़ोन के MB भी बहुत बर्बाद होने वाले हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बीम के बारे में, भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। फॉर अ बीम शोन एज शोन इन द फिगर, इफ द डिफ्लेक्शन एट द C इज 0, देन द रेशियो, कुछ नहीं, इसमें पिछले वाले में स्लोप पूछा गया था, इसमें हम लोग डिफ्लेक्शन लगा देंगे। अब डिफ्लेक्शन कितना होता है, डिफ्लेक्शन इन अ पॉइंट लोड, कहाँ गया डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन अ कैंटिलीवर बीम, डिफ्लेक्शन इन अ कैंटिलीवर बीम क्या होता है, तो ये होता है WL³/3EI होता है। अब यहाँ पे भी हम L की जगह एक बार 2L रख देंगे, ठीक है, इसकी जगह P रख देंगे, तो ये W की जगह P रख देंगे, तो ये हो जाएगा P इंटू 2L³/3EI माइनस इस Q की वजह से कितना लोड आएगा, तो Q इंटू L अपॉन EI कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा 3EI। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम पिछले वाले की तरह, सेम पिछले वाले तरह के, कुछ नहीं जाना है, तो ये P इंटू 2 2 4 2 8 8L³/3EI माइनस QL/3EI। EI को कॉमन ले लेना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और L को भी कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा L अपॉन EI अपॉन P इंटू 8 माइनस Q, ठीक है। तो जो हमारे पास इसका आंसर आना है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, और थोड़ी स्पीड बढ़ाओ सॉल्यूशंस पे, कहीं ऐसा ना हो कि आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ के चले आओ एग्ज़ाम में। तो इसका जो आंसर होगा वो इसमें होना है 5/16D, तो इसका D आंसर होना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इसे कैसे करना है, आप लोग कर लेना, सेम पिछले वाले की तरह है,
उसमें स्लोप रखना था, इसमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला रखना है बस, बाकी केस सेम ही बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वेरी गुड, ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन एट द बीम एट सी। अब रिएक्शन एट सी पता करना है। अब ये एक फिक्स्ड बीम है, अब ये एक फिक्स्ड बीम है जिसपे एक यूडीएल लगा है आधी दूरी पे, इसके 4 तक का यूडीएल लगा है 4 का, ठीक है। और उसके आगे, इसके आगे कुछ लोड नहीं, यहाँ पे एक इंटरनल, अच्छा यहाँ पे इंटरनल हिंज भी दिया गया। ओके ओके ओके, इतना बड़ा सवाल आएगा तो नहीं वैसे। द रिएक्शन एट, रिएक्शन एट सी पूछा गया है, तो रिएक्शन एट सी पूछा गया, तो रिएक्शन एट सी कितना होगा। तो देखो ये भी आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही सॉल्व होना है। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, आने की उम्मीद तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इसमें क्या है, इसमें एक हमारा यूडीएल है प्लस एक पॉइंट लोड है, ठीक है। और वहाँ बीच में क्या जोड़ा है, एक इंटरनल हिंज है, और एक इंटरनल हिंज है। तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन पूछा गया है, तो क्या होगा, डब्ल्यू एल टू द पावर 4 अपॉन ए टी आई माइनस आर एल क्यूब बाय 3 EI इक्वल्स टू आर एल क्यूब बाय 3 EI। जब इसको रख के सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5 किलो न्यूटन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाने हैं सॉल्व, जितने भी क्वेश्चंस हैं। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ अ स्पैन एल, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है ऑफ अ स्पैनर फ्लेक्सिबिलिटी ई आई, मूवमेंट एट द फ्री एंड एट द डिफ्लेक्शन। देखो बहुत आसान है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम है, उसमें मूवमेंट लगा है लास्ट पे, बस एक मूवमेंट लगा है एम का। तो मैंने आपको ऑलरेडी केसेस करके बता दिए हैं। इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, ml²/2 EI। कितना आसान है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कुछ नहीं करना। अगर आप फॉर्मूले भी रट के चले जाते हो ना ये 5-10, तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के। बाकी थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक तो आप लोग भी लगा ही लेते हो, इंजीनियर हैं हम लोग तो एक्सपर्ट ही होते हैं खैर ट्रिक लगाने में। 4 साल ट्रिक ही तो लगाई है कॉलेज में, और किया क्या होता है हम लोगों ने। तो ठीक है, इसका ये आंसर हो जाना है डी वाला। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द कंडीशन ऑफ द compatibility condition in terms of strain into dimension problem are associated with deformation। compatibility का जहाँ पे समझो वर्ड आ जाता है compatibility condition, तो वहाँ पे आग बंद करके deformation लिख देना, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। What is the deflection as the hinge of the beam? डिफ्लेक्शन पूछा गया है हिंज पे, हिंज पे इसमें आपको आपका डिफ्लेक्शन पूछा गया है, और ये भी थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही सॉल्व होना है। तो इसको भी थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख लेते हैं। ये हमारा है, ये वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारी बीम है, दिस इज अ आइडेंटिकल बीम, ठीक है।
ये जो हमारी बीम है, नाउ दिस इज अ आइडेंटिकल बीम। आइडेंटिकल बीम्स को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। देखो ये हमारी जैसी ये इस तरफ है वैसे ही है इस तरफ भी है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए एक कैंटिलीवर बीम पे एक अगर बस पॉइंट लोड लगा होता है तो इसका डिफ्लेक्शन होता है WL³/3EI। तो ये इसका डिफ्लेक्शन हो जाता है। एक सेकेंड, 48EI ये कौन से बता रहा है? अच्छा 3EI, नहीं नहीं सही बता रहा है, सही बता रहा है। इक्वल्स टू एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे डिफ्लेक्शन तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 48PL³/48EI, WL³/48EI। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसमें हम P कितना रख देंगे तो W कितना रख देंगे, तो W रख देंगे P/2। L कितना रख देंगे, L भी L/2 रख देंगे। 3 अपनी जगह रहेगा, EI अपनी जगह रहेगा। तब इसको सॉल्व कर लेंगे तो P/2 इंटू L/2 यानी कि L³/8/3EI। तो इसको अगर हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये PL³/4×8⁻16/3EI। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आना है PL³/48EI। तो ये हमारा आंसर आ जाना है, यानी कि टी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पीस ऑफ केक। कितना आसान क्वेश्चन है देखो, दिखने में बस डरावना लग रहा है कि अरे बाप रे, हिंज भी है, पॉइंट लोड भी है, यूडीएल भी है। सॉरी वैसे यूडीएल तो नहीं है, मतलब कैंटिलीवर भी है, सब कुछ है। सॉल्व जब किया तो कितने आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन एट द पॉइंट बी। What is the reaction at point C? Reaction at point C for a cantilever beam as shown in the figure. Reaction at point C. तो हमें पॉइंट C के लिए रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन एट द पॉइंट सी, इसमें कैंटिलीवर भी लगा है। ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये भी थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होना है, मतलब हद है, इतना ज़्यादा सवाल आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। वैसे कैंटिलीवर पे कुछ आता भी नहीं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अलावा। इसमें भी एक हमारा यूडीएल लगा है, यूडीएल के साथ साथ एक पॉइंट लोड लगा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये इंटरनल हिंज है तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। इंटरनल हिंज का मतलब कुछ नहीं होता है, वहाँ पे इसको एज आ बस प्लस करके ही हो जाएगा। मतलब ये प्लस होगा तो इसका जो वैल्यू होगी आंसर में वो माइनस होनी है। तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, तो ये डिफ्लेक्शन होगा WL4/8EI माइनस RL³ ये भी एक रिलेशन होता है, इक्वल्स टू RL³/3EI। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसे इसके सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, इसका एक रिलेशन आता है WL⁴/8EI इक्वल्स टू 2RL³/3EI। और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगा 3/16 WL। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमने यूज़ किया है। पहले हमने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाया फॉर अ कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल, फिर हमने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाया उसका जो हमारी वो होती है क्या कहते हैं,
क्या कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड, फिर हमने सॉल्व कर लिया। ये इसका एक फॉर्मूला होता है रिलेशन, उससे पहले भी मैंने फॉर्मूला ये करवाया है एक क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद हमारा ये रिलेशन आया, इसका जब हमने सॉल्व कर लिया आर के रिस्पेक्ट में, जब निकाल लिया तो हमारा ये आंसर आ गया 3/16 इंटू WL। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। जहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर आपको लगाना आ गया ना, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तो समझो बस आपने खत्म कर दिया, मतलब कुछ बचा ही नहीं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में। अब देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम SS, अ सिंपली सपोर्टेड बीम AB of span L of span A, span 4 meter is subjected to a terminal couple as shown in the figure. EI is kilonewton. What is the magnitude of the central deflection of the beam? Central deflection यानी कि जो ये बीम डिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट करेगी, गलत तरह से डिफ्लेक्ट कर गई है, तो ये जो बीम है हमारी, ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। तो हमें इसका सेंटर में डिफ्लेक्शन पता करना है कि इसका सेंटर में डिफ्लेक्शन कितना होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका सेंटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो जो इसका डिफ्लेक्शन होता है वो होता है इसका जो सेंटर में डिफ्लेक्शन होता है mL² / 8EI, और वहीं स्लोप कितना होता है mL/2EI। जब दोनों को हम रख के सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आना है 44 वाले का, वो आना है 8/EI। जब दोनों को रख के हम सॉल्व कर लेंगे, खट्टा पिट्टी मचा देंगे, तो इसका आंसर आना है 8/EI, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करो। स्लोप एट द स्लोप फॉर टिप लोड ऑफ W, यानी कि स्लोप पूछा गया है W, अगर एक फ्री एंड पे एक बीम है फॉर द करस्पॉन्डिंग आंसर गिवन इन द फिगर, ठीक है। स्लोप फॉर टिप लोड ऑफ W का अगर लोड लगा है तो इसमें स्लोप कितना होगा, स्लोप हो जाएगा WL²/TI। डिफ्लेक्शन फॉर टिप लोड ऑफ W, इस वहीं पे इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा WL³ / 3EI, WL³ / 3EI। तो ये बेसिकली एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम के ही सारे केसेस दिए गए हैं, कैंटिलीवर बीम के सारे केसेस दिए गए हैं। कैंटिलीवर बीम में अगर एक पॉइंट लोड लगता है तो उसका स्लोप कितना होता है, तो उसका स्लोप हो जाता है WL²/2EI। वहीं उसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, तो उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है WL³ / 3EI। अब स्लोप ऑफ टोटल UDL ऑफ W, अब अगर हम UDL की बात कर लेते हैं तो इसका UDL कितना हो जाता है, तो UDL हो जाता है, सेम इस पे अगर हम इस पे एक UDL लगा देते हैं अच्छा सा प्यारा सा, तो इसका UDL का फॉर्मूला क्या हो जाता है WL²/6EI। और वहीं पे अगर हम इसमें डिफ्लेक्शन कर देते हैं, इसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है WL³ / 8EI। तो ये बहुत ही आसान था, बस फॉर्मूलों पे सवाल पूछा गया है, बस फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ। फॉर्मूला थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपका कहीं नहीं जा रहा है, और सवाल पक्के आने हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में से। What is the total strain energy of the member subjected for a axial stress Young modulus? इसका slope का total strain energy कितना होगा, तो F²/2E into volume of bar, ठीक है। The deflection of the beam of a free end, the deflection at the free end of a uniformly loaded cantilever beam, what is the slope, ठीक है। the deflection of the free end of a uniformly loaded cantilever beam, ये वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको बताया अभी इससे पहले, शुरू में जो मैंने रिलेशन बताया था आप लोगों को, ठीक है। कहाँ गया वो रिलेशन, हाँ, स्लोप अपॉन
डिफ्लेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्मली, हाँ ठीक है। स्लोप, तो ये डिफ्लेक्शन अपॉन स्लोप इक्वल्स टू 3/4L। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, डिफ्लेक्शन हमें दिया गया है, डिफ्लेक्शन कितना है ऑफ इस 7.5, एल दी गई है 1 मीटर, और हमें इसका थीटा पता करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मीटर है तो ये 1000 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू रख के, थीटा कितना निकल आएगा, तो 3 × 1000 अपॉन 4 अपॉन थीटा इंटू 7.5। सो जब सॉल्व कर लेंगे तो ये कटकुटा के करने के बाद 0.01 आ जाना है। ठीक है, 0.01, और ये रेडियन के टर्म्स में दिया गया है। तो ऐसा हमारे पास इस एक रिलेशन से ये फॉर्म ये आ जाना है। ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए, काफ़ी आसान रिलेशन है। ये रिलेशन आप देख रहे हो ना, इसको भी लिख लो कहीं पे, याद कर लो, इस पे इंजीनियरिंग सर्विसेज पे ही सवाल आए हैं, आपको ये याद होना चाहिए। क्या है, डिफ्लेक्शन अपॉन स्लोप इक्वल्स टू 3/4 इंटू लेंथ, और ये किस केस में दिया गया है, ये किस केस में दिया गया है, ये आपका सिर्फ कैंटिलीवर बीम में, अगर आपका जब यूडीएल लगा होता है, बस उसी केस में ये फॉर्मूला आपका लगना है। सो लर्न इट बाय हार्ट। For determining the deflection of a loaded beam at a distance 6 of Macaulay's method, which one of the following is true? Macaulay method के बारे में बात कर लिए है, तो Macaulay method आप यहीं से सीख जाओगे। The basic differential equation of the deflection EI d square by y by dx square is minus m, ये एकदम सही है। Successive integration of all the differential equation is given by 1, ये सही है। Known position of zero slope and zero deflection in the beam, ये भी सही है। तो तीनों ही सही हैं, वाह। तो हमारा ऑप्शन डी हो गया, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, वेरी गुड। ये भी प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम पे क्वेश्चन आ गया है। इसमें देखो वही वाला फॉर्मूला लगना है, ठीक है, 3/8 WL, नहीं इसमें अलग लगना है। प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम, एक प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है, a propped cantilever beam is subjected to fixed at point A and propped at point B and carries a UDL, the reaction at B। तो ये B हो गया, ये A हो गया, हमें इस पे रिएक्शन पूछी गई है, तो मैंने इसका रिएक्शन का फॉर्मूला इसका होता है, शुरू में आपको करवा दिया था, वो गेट में भी इस पे सवाल आ चुका है, 3/8 WL। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 3/8 WL हो जाएगा, तो ये 3/8 इंटू W कितना हो जाएगा 1, और L क्या हो जाएगा 4, तो 4 2 ज़ा, तो 4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 3/2, 3/2T। तो ये आंसर क्या हो जाएगा D। ठीक है, चलो पीस ऑफ केक, देखो कितना आसान है। ठीक है, थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बस जब फॉर्मूले याद हो जाते हैं ना, सिविल में दिक्कत ये होती है कि लोग फॉर्मूले नहीं याद करना चाहते हैं, और सिविल में सिर्फ फॉर्मूले ही हैं, बाद में कहते सर मेरा पेपर नहीं निकलता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ गया, a cantilever beam of length L is loaded with uniformly distributed load W on the span. The beam is propped at the free end having same end at the fixed end। इसमें इसका
क्या क्या इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा करेक्ट कौन कौन से होना है, तो मुझे तो लग रहा है कि 27 है। एक सेकेंड, इसमें 2 और 4। अच्छा, इसमें मैंने कहा था ना मुझे 2 करेक्ट लग रहा है। द प्रॉप रिएक्शन इज 3/8 WL, हमने पीछे ही पढ़ा है, ये नहीं होगा। WL/2 नहीं होता है। द बेंडिंग मोमेंट भी नहीं होता है। shear फोर्स इज 0 एट x 3/8 WL फ्रॉम द प्रॉप्ड एंड, तो ये भी एकदम सही है। फोर्थ वाला भी एकदम सही है, तो ये आपको पता चल गया। आंसर इसका होगा 2 और 4। वेरी गुड। नीचे a simply supported beam of span L is subjected with a concentrated load W in its midspan. The strain energy due to bending with B. strain energy पूछी गई है। अभी मैं देख रहा हूँ चुटकियों में ये सवाल हो जाएगा, कुछ नहीं है इस सवाल में। स्ट्रेन एनर्जी पूछी गई है। a simply supported beam of span L held rigidly the midspan सपोर्टेड, हाँ ये रहा, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बी का 23 का, तो ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। A simply supported beam of a span is subjected to a concentrated load W at the mid span. सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसलिए मैं इसको खुद ही करवा देता हूँ। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है एल का, सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्लू। डब्लू का मिड स्पैन पे एक लग रहा है द स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालने के लिए जो भी इसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है उसी को इंटीग्रेट कर दो एक बार, तो हमें उसकी स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लोड का फॉर्मूला क्या होता है डब्लू के केस में, तो ये होता है डब्लू, इसका इसमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है WL³/48 EI। इतना सबने पढ़ा है। अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे डब्लू के टर्म्स में, आपको इसे इंटीग्रेट कर देना है, तो ये हो जाएगा W²L³/48 टू ज़ा 96 EI। क्या ये आंसर हमारा आ रहा है? हाँ ले आंसर आ रहा है, देखो कितना आसान है। बुक के तरीके हमेशा सही थोड़ी होते हैं, कौन बोला बुक का, देखो कितना आसान है। हमेशा याद कर लो, ये चीज़ गांठ बांध लो, बहुत आसान है। जब भी कभी स्ट्रेन एनर्जी पूछी गई हो, स्ट्रेन एनर्जी पूछी गई है, तो जिस चीज़ का पूछा जा रहा है उसके डिफ्लेक्शन फॉर्मूले को डब्लू के टर्म्स में एक बार आपको इंटीग्रेट कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। बड़े एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एग्जाम में खुद को बड़ा चालाक समझता है कि लाओ हम इतना बड़ा सवाल दे देंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, करते रहेंगे, टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कितना आसान है। ठीक है, द स्ट्रेन एनर्जी in a member is proportional to, strain energy in a member is proportional to total strain multiple by the volume of member, नहीं। product of strain and young modulus, ये भी नहीं है। the maximum strain multiple of the length, नहीं। product of stress as at the corresponding stress, B is the right answer, yes। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? B। और ये सब आप सवाल देख रहे हैं, सब ES के सवाल हैं, ES के सवाल सॉल्व करना।
छोटी बात नहीं होती है। Which of the following is a which of the following is are determinate at the point of a given beam by moment area method? moment area method की जहां बात हो जाती है तो एक चीज याद रख लेना, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। moment area method में इससे दो चीजें पता होती है, स्लोप और डिफ्लेक्शन, और चैप्टर में तो यही पढ़ रहे हो, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर शेयर। A simply supported beam given of uniform flexural rigidity is given in the shown figure. The rotation at A, इसमें rotation at A पता करना है। A पॉइंट पे रोटेशन कितना होगा? ये थोड़ा नहीं नहीं ट्रिकी नहीं है, ये ट्रिकी नहीं है इसमें। हाँ ये प्योर शेयर का है, इसके बताते हैं कैसे होगा। हाँ ये प्योर शेयर का है, तो इसका प्योर शेयर का डायग्राम कैसे बनना है, तो ये आपका ऐसे ऐसे ऐसे, इतना जो ये हमारा एरिया है, ये एरिया प्योर शेयर में आता है, प्योर शेयर कहलाता है। अब ये हमारा डायग्राम तो ऐसे बन गया, तो हमारे एल बाय है और ये डिस्टेंस कितनी होती है, पी एल बाय 3 EI, पी एल बाई 3 EI होती है। इसको गट्टा पिट्टी करें, इसे कहूँगा कि आप सर्च करूँगे आपसे याद कर लो। प्योर श्योर का केस है, ज़्यादा नहीं पूछा जाने वाला है, पूछा जाएगा तो याद कर लो। इसका आंसर क्या होगा, आंसर याद कर लो। A simply supported beam of uniform flexure rigidity given in the shown, the rotation at point A, point A पे इसके पे आपका जो रोटेशन होगा, point A पे जो इसका रोटेशन होगा वो होगा WL²/9 EI। ठीक है। Next question. A cantilever beam of span L is subjected to a concentrated load W at a distance of 1/3 from its free end. The deflection under load, एक cantilever beam है, इसमें is subjected to a concentrated load W। W कहाँ लगा है, at a distance of 1/3 from free end। इसका डिफ्लेक्शन पता करना है, ये भी आसान है, ये वाला कैसे होगा। बताते हैं ये कैसे होगा। तो इसमें भी, इसमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर बीम का क्या होता है, PL³/3 EI। तो हो जाएगा W इंटू, अब अगर ये दूरी 1/3 है तो सपोर्ट से ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 2/3L। क्यों, सही कह रहा हो कि नहीं भाई, जब ये दूरी इसकी 1/3 है तो बची हुई दूरी हो जाएगी 2/3। तो ये W इंटू 2/3L का क्यूब अपॉन 3 EI। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद ये बैठेगा 8WL³/81 EI। तो 8WL³/81 EI, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। A overhang beam of uniform EI is loaded as shown in the figure. The deflection at the free end, deflection इसमें free end पूछा गया है। अब I would like to suggest you, इसका solution बहुत बड़ा है, so it's better आप इसे याद कर लो। अगर ये आएगा तो इसका आंसर C हो जाना है, 4PL³/81 EI। एक ओवरहैंग बीम है, ठीक है, इसके फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन पूछा गया है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये मैंने ड्रॉ करी है, पहले से ड्रॉ नहीं थी,
ठीक है, ये एक ऐसी बीम दी गई, इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो इसकी वजह से ये नीचे गिर जाएगा और यहाँ पे बेंडिंग आ जाएगी, तो ये ऐसे बनेगा। अब हमें पहले ये वाला डिफ्लेक्शन पता करना होगा, फिर इसकी वजह से ये वाला डिफ्लेक्शन पता करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, फिर उनको इंटीग्रेट करना होगा। तो इससे अच्छा आप इसका सिर्फ आंसर याद कर लो, इतना तो टाइम बॉस नहीं है एग्जाम में कि इसको पूरा हम लोग करने या रटने बैठेंगे। समझ में बात आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। Consider the following statement regarding beam of uniform cross-sectional support its n and calling a concentrated load at 1/3. 1/3 में इसका लोड पता करना है, तो क्या होगा? इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो आंसर होने वाला है 12th का वो बी होने वाला है। द बेंडिंग, consider the following regarding a beam of uniform cross section supported at its end and carrying a concentrated load, अच्छा, on its 1/3, अच्छा, the deflection under the load will be maximum, नहीं 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 नहीं, the bending under the movement will be maximum, हाँ, the deflection at the midpoint of the beam will be same, नहीं, the deflection at the nearest point will be maximum, सही है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन नियरेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, एक ये हमें पता चल गया, और दूसरा हमें इसका क्या पता चल गया, दूसरा हमें इसका ये पता चल गया कि बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड विल बी मैक्सिमम, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड विल बी मैक्सिमम सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर हम इसको सॉल्व एक बार समझा देता हूँ मैं आपको, तो एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया of a uniform cross section supported at its free end and carrying a concentrated load, a simply supported regarding a beam of uniform simply supported at its free end, ठीक है, एसएस बीम है, simply supported at its free end, it's Cyprian carrying a concentrated load W at 1/3 of its पार्ट, तो 1/3 ऑफ इट्स पार्ट्स पे ये 1/3 का लोड है, ठीक है। तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 2/3। द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप होएगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, एक तिरछा त्रिकोण बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड विल बी मैक्सिमम, तो जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन अंडर लोड, लोड कहाँ है? लोड यहाँ है, नहीं यहाँ पे नहीं, नहीं डिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा आपको पॉइंट सपोर्ट्स पे होगा, ठीक है। एंड द बेंडिंग मूवमेंट अंडर द लोड विल बी मैक्सिमम, हाँ बेंडिंग देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी, जब सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगी। द डिफ्लेक्शन एट द मिड पॉइंट नहीं, द स्लोप एट द नियरेस्ट सपोर्ट विल बी मैक्सिमम, हाँ जो इसका पास वाला जो सपोर्ट होगा इस पर सबसे ज़्यादा स्लोप, देखो सबसे ज़्यादा स्लोप बन रहा है, ठीक है। तो इसका समझ में अब समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। A simply supported beam, rectangular beam of span L of depth D carries a central load W. The ratio of maximum deflection to maximum bending moment is, दोनों के a simply supported beam of span L simply of depth D central load W, maximum deflection और इसका रेशियो पूछा गया है, तो डिफ्लेक्शन कितना होता है? डिफ्लेक्शन होता है WL³/48 EI, और स्लोप कितना होता है? स्लोप होता है WL, इसको सही पेज में अगर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है? डिफ्लेक्शन WL³
48 EI सिंपली सपोर्टेड बीम का अपॉन स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है WL² अपॉन 16 EI। जब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या होगा, WL³/48 EI इंटू 16 EI इंटू WL²। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 16 4 ज़ा 48, W से W कट गया, L² से L कट गया, EI से EI कट गया, हमारे पास बचा कितना, बचा बचा L/, सब तो कट ही गया, L/4। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, आंसर इसका L/4 ही आ रहा होगा। अरे क्या आ गया, एक सेकंड, मेरा गलत हो गया। 11, एक सेकंड में बता रहा हूँ गलत कैसे हो गया मेरा। अच्छा सॉरी, मैंने देखा नहीं, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछा गया है, ना कि डिफ्लेक्शन पूछा गया। देखो जो मैंने गलती की वो आप लोग ना करना, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से रेशियो पूछा गया है, ना कि स्लोप से। मैंने देखा डिफ्लेक्शन दिया गया है तो ला स्लोप भी होगा, तो ला फटाफट सॉल्व हो, जबकि वो क्वेश्चन नहीं था। ऐसे ही टाइम वेस्ट होता है। तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है, मैंने डिफ्लेक्शन तो बता दिया आपको, डिफ्लेक्शन कितना होता है, डिफ्लेक्शन होता है WL³/48 EI। तो भाई जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है वो M/Y इंटू आई होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यूनिफॉर्म के लिए π/60, ये BD³/6 होता है, ठीक है। तो ये अभी मैं ये आगे पढ़ाऊंगा, उसको अभी छोड़ देते हैं क्वेश्चन, मैंने अभी ये तो पढ़ाया नहीं है आपको, तो ये क्वेश्चन करने का कुछ फ़ायदा है नहीं, समझ में तो आना नहीं है, इसीलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। A beam fixed A beam fixed of uniform section is carrying a point load at its midspan if the moment of inertia of the middle half is now reduced to half of the previous beam, then the fixed beam will be। एक बीम है उसको आधा कर दिया गया है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन A fixed beam of uniform क्रॉस सेक्शन कैरीज अ पॉइंट लोड। एक फिक्स्ड बीम है कैरिंग अ पॉइंट लोड, इस पे एक पॉइंट लोड है। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मिडल हाफ if the moment of inertia of the middle half length is now reduced to half its previous value, यहाँ जो MOI है उसको 2 कर दिया गया है, then the half to the previous value, then the fixed end moment जो इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट है ये क्या करेगा, ये अगर हाफ हो जाएगी तो ये बढ़ जाएगा, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया होगा। A cantilever beam of अब देखो a cantilever beam of load P and C is shown in the given figure, the deflection at B पता करना है। तो देखो पॉइंट लोड यहाँ लग रहा है, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगी, तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखो यहाँ से तो ये सीधा डिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से ये सीधा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया हो, गलत बन गई हो तो फिर से बना देते हैं एक बार इसकी डिफ्लेक्टेड शेप। देखो यहाँ से तो ये जैसे नॉर्मली डिफ्लेक्ट होता है यहाँ तक डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे कोई लोड नहीं है तो यहाँ से ये सीधा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये मुड़ेगा नहीं, अगर ये मुड़ेगा नहीं तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप ऐसी बन जाएगी, और जब ये ऐसी बनेगी तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा
वो डिफ्लेक्शन, यहाँ तक देखो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इसके आगे डिफ्लेक्शन नहीं है, इसके आगे हमें थीटा यानी कि स्लोप मिल रहा है। तो इसका टोटल डिफ्लेक्शन एट बी पे निकालने के लिए, उसके लिए आपको डिफ्लेक्शन और स्लोप को प्लस कर देना होगा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम कितना होता है, ये होता है पी एल क्यूब बाय, कितना होता है पी एल क्यूब बाय 3 EI, प्लस स्लोप कितना होता है पी एल स्क्वायर बाय 2 EI, इनटू में क्या कर देंगे कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पी एल स्क्वायर बाय 2 EI इंटू एल माइनस एल प्लस 2/3 L, ये इसका अब आंसर क्या हो जाएगा पी एल स्क्वायर बाय 2 EI। ये इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे कैपिटल एल में से, और L/3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाना है। तो आंसर क्या आना है, आंसर आना है डी। ये खैर बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं। मैच द फॉलोइंग, इस बीम के रिस्पेक्ट में मैच द फॉलोइंग करनी है। ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका ये सारा सही है, मोहर्स थ्योरम भी सही है, कास्टिलियानोस थ्योरम भी सही है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन इक्वेशन भी सही है, कंजुगेट बीम मेथड्स गलत है। कंजुगेट बीम मेथड क्या देता है, शियर फोर्स एट द फिक्स्ड एंड ऑफ कंजुगेट बीम, नहीं कंजुगेट बीम कुछ और ही देता है। चलो ठीक है। the maximum deflection of a fixed beam of a carrying load, एक फिक्स्ड बीम है, इस पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, तो डायरेक्ट रट लो, ये होता है फॉर्मूला होता है WL³/192 EI, और इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होता है, इसका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा बनता है, ठीक है, डिफ्लेक्टेड शेप इसका ऐसे बनता है। समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, लेमीज कांस्टेंट, मैकॉलेस मेथड, यूलर्स मेथड, या फिर एडीज थ्योरम, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एक, चलो लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज का। A simply supported beam of span L of rigidity EI carries a point load in a center. The strain energy due to bending. फिर से देखो strain energy पे सवाल आ गया। मैंने आपको क्या बताया है, इंटीग्रेशन कर देना है, किसका इंटीग्रेशन कर देना है मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन, इसका डिफ्लेक्शन का इंटीग्रेशन कर देना है डब्ल्यू के टर्म्स में, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो पी एल क्यूब बाय 48 EI, इसका जब हम p के टर्म्स में इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाना है पी स्क्वायर एल क्यूब बाय 48 का 96 EI, और p की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ये आ जाना है, जब हम इंटीग्रेट कर देंगे
तो एल आ जाना है हमारे पास 96 ई आई। 96 ई आई किस में आ रहा है? 96 ई आई इसमें आ रहा है, ऑप्शन ये आ जाना है। जाओ 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 जाओ। आज लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्री एंड सी ऑफ अ फ्रेम इज शोन इन द फिगर। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हमें पता करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये इसका ये फिक्स्ड है। अब जब ये मुड़ेगा तो इसकी ये ऐसे मुड़ेगा, और जब ये ऐसे मुड़ेगा तो ये एज अ फिक्स्ड एंड सपोर्ट करेगा, और ये भी एज अ, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप अगर मैं आपको बता देता हूँ, तो जो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप होनी है वो ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे बननी है। तो डिफ्लेक्टेड शेप इसकी ऐसे बननी है, तो ये ऐसे ऐसे हो जानी है। तो ये फिर एज अ फिक्स्ड एंड सपोर्ट, ये एज अ फिक्स्ड एंड सपोर्ट करे बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाना है ए, ml²/2 EI। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आज के क्वेश्चन है। आज हमने लगभग करीबन 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो एक बार कमेंट कर देना। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट कर देना। पता नहीं आप लोग वीडियो देखते हो कि नहीं, लेकिन अगर नहीं देखते हो तो वीडियो देखो करो, इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, और नहीं चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं, इतनी मेहनत मत करो, किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में लग जाओ, कमाने खाने लायक तो पैसा दे ही देगा। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।